आज हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखेंगे। तो आज भारतीय संविधान का लेक्चर होगा दोस्तों। दोस्तों इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जो कि वीडियो के लिंक के नीचे टेलीग्राम दिया गया है। दोस्तों आप लोग जा करके बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिसकी सहायता से आप रिवीजन करते जाइएगा। तो एक तरह से आप जो है सरसरी नज़र से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑडियो सुन लेंगे, तो वो जो है आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तथा जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा जो है इकोनॉमी का वीडियो प्लेलिस्ट यूपीएसएससी पेट के नाम से प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके देख लीजिए। तो आज हमारा जो लेक्चर है वह जो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का लेक्चर है, तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो आइए इसका जो फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को कैसा माना गया है? तो जो भारतीय संविधान को दोस्तों माना गया है, यह रूप विधान में संघीय और भावनात्मक रूप से एकात्मक। तो दोस्तों यह ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि जो केसी वियर थे, एक राजनीतिक शास्त्र केसी वियर थे, उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान जो अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था भारतीय संघ जो है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक। इसका मतलब यह है कि शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित हुई हैं, बट अगर संपूर्ण शक्तियों की बात किया जाए तो वह जो केंद्र के पास है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो जो है क्षेत्र या कार्य सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड रहता है, लेकिन अगर उस पर जो है अगर सर्वोच्चता की बात होगी तो वह जो केंद्र का ही जो रूल है वही मान्य होगा। तो इसीलिए इसे संघात्मक नहीं बोला जा सकता, ना तो कंप्लीटली संघात्मक बोला जा सकता है, ना तो कंप्लीटली जो है क्या नाम है कि स्टेट गवर्नमेंट के ही पास शक्ति है। तो इन शक्तियों का, इन पावर का जो है यहाँ बैलेंस है, तो इसीलिए जो है इसे अर्ध संघात्मक बोला जाता है, जिसका रूप विधान में संघीय, मतलब यह विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्ध संघात्मक संविधान किसने कहा था? तो यह कहा था केसी वियर ने यह कहा था। तो यह केसी वियर ने कहा था। दोस्तों पूछा जाता बहुत एग्जाम में कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था? तो यह केसी वियर ने कहा था। तो भारतीय संविधान का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में संविधान प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। मतलब इस दिन जो है संविधान निर्मित हो गया, मतलब बन करके कंप्लीटली तैयार हो गया। बट क्या है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े थे कि कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस थी, यह जो अंग्रेजों से जो है कंप्लीट स्वतंत्रता मांगी थी और बोली थी अगर आप दें या न दें, आज से हम जो है कंप्लीट फ्रीडम डे मनाएंगे, मतलब कंप्लीट स्वतंत्रता मनाएंगे। और जो है झंडा फहराया गया रावी नदी के किनारे। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को ही जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम जो लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मतलब भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो जो भारतीय संविधान है अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान है यह अपने नागरिकों को किसकी समानता देता है? तो यह जो है हैसियत और अवसर की जो है समानता देता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो न्याय 3 प्रकार का देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सार। तो न्याय जो हो गया, जो जस्टिस होता है, ये पूछा जाता है कि जस्टिस कितने प्रकार का भारतीय संविधान देता है, तो वह 3 प्रकार का देता है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय। फिर जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितना देता है दोस्तों? स्वतंत्रता जो है ये 5 प्रकार का देता है। तो जो फ्रीडम है, फ्रीडम यह जो है 5 प्रकार का देता है। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तथा जो है समानता जो है, सॉरी, जो हाँ जस्टिस चिन्ह, तो तथा जो समानता है वह जो 2 प्रकार का देता है, प्रतिष्ठा, इसे हैसियत बोलते हैं, और अवसर की समानता एवं प्रतिष्ठा की समानता। तो जो इक्वलिटी है वह जो 2 प्रकार का है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है, यह व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो पूछ रहा है कि जो भारतीय समाज है इसमें सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना, यही जो है सामाजिक समानता का अर्थ है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, विकास का समान अधिकार, सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं तक समान पहुंच आदि को सुनिश्चित कराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह आर्थिक न्याय है। तो न्याय हमने देखा था 3 प्रकार का होता है, इसे आप याद कर सकते हैं, सार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। तो यह जो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यह आर्थिक न्याय है। जबकि जो विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जबकि स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं, और जो है समानता 2 प्रकार के होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए जो है आप लोग याद रखे रहिए कि समानता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, और जो है न्याय कितने प्रकार की है। तो समानता जो 2 प्रकार की है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, एवं न्याय जो है 3 प्रकार की है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रेम्बल है में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। इसमें कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता, आर्थिक न्याय का उल्लेख मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो अर्धसंघीय भारतीय संविधान की विशेषता, यह लिखित एवं संविधान की सर्वोच्चता है। तो हाँ, यह विशेषता है। शक्तियों का वितरण, तो हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें शक्तियों का वितरण है, केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची से जो है तो भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण है। तथा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के भी थ्रू शक्तियों का वितरण है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, तो ये जो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है यह न्यायपालिका का है। तो यह जो है शक्तियों का वितरण नहीं है। जबकि अर्धसंघीय संरचना, ये भी शक्तियों का वितरण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, न कि प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। विकल्पोगत अन्य सभी विशेषताएं संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो द्विस्तरीय सरकार है यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जबकि लिखित एवं विस्तृत संविधान तो हाँ है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। तथा वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हाँ यहाँ जो 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, किंतु वह पागल या दिवालिया न हो। तो संविधान के आरंभ में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी और यह संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के लागू होने के उपरांत अब संविधान में जो है त्रिस्तरीय सरकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पे
की व्यवस्था की गई। तो जो इससे पहले दोस्तों थे वह जो केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार थी, बट जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन आया तो उसमें जो है सरकार की 3 स्तरीय लागू कर दी गई, जिसमें से केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की व्यवस्था थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 मार्च 1774 को द लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो पूछ रहा है कि जो मूल भारतीय संविधान मतलब जो सबसे पहला भारतीय संविधान था जो बना था, उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो हाथों से यह संविधान लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि आज भी उपलब्ध है, तो इसको हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका ऑप्शन डी सही है। तो मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म एक कायस्थ परिवार में 1901 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। इसका ऑप्शन ये सही है। भारतीय संविधान निर्माण सभा में के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा, यह संविधान की कुंजी तथा यह एक ऐसा यंत्र है जिसे संविधान को मापा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को किया गया था तथा इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को की गई थी। वायसराय कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उप समिति बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया? तो यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को जो है आमुख कहा जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, जिसे प्रेम्बल इंग्लिश में कहते हैं, यह जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द जोड़े गए। तो इससे पहले जो है भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, बट 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो उद्देशिका, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो वर्ष 1934 में, जो वर्ष 1934 था, इसमें जो है संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो वर्ष 1934 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। तो दोस्तों फैजपुर एक चीज के लिए और फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था जो कि गांव में हुआ था। ठीक है, तो जो फैजपुर है यह जो एक विलेज है, कहाँ का विलेज है? गुजरात का। तो गुजरात के एक विलेज में जो है फैजपुर है, वहां कांग्रेस का पहला गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो जो भारतीय संविधान सभा थी, जिसका काम था संविधान की ड्राफ्टिंग या संविधान का निर्माण करना, उसमें जो 15 महिला सदस्य थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जो संविधान सभा है इसका प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था।
तो 9 दिसंबर से चालू हुआ था तथा 23 दिसंबर को समाप्त हुआ था। 9 से 23 दिसंबर 1946 हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर बाद में जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा कुछ छोटी थी। तो ये समितियां तथा उनके अध्यक्ष थे। तो जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी, इसके अध्यक्ष जो है HC मुखर्जी थे तथा अल्पसंख्यकों की उप की जगह उप हटा दिया जाए, सिर्फ समिति बोला जाए, तो वह जो है सरदार पटेल थे। तो यहाँ उप समिति के बारे में बोला गया है, वो भी किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। तो वह जो HC मुखर्जी थे, इसका ऑप्शन सी सही है। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा कुछ छोटी समितियां थी। ये समितियां तथा उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। तो जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों आप याद कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अंतरिम प्रधानमंत्री थे। तो जो प्रधानमंत्री होता है उसमें जो है सभी शक्तियां निहित होती हैं, तो इसलिए संघ से पंडित जवाहरलाल नेहरू आप को रिलेट कर सकते हैं। तो संघ शक्ति समिति का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। संघीय संविधान समिति, इसमें भी देखिए संघीय, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रांतीय संविधान समिति आप याद कर सकते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जो है जम्मू कश्मीर का एकीकरण और विभिन्न ऐसे राज्य रजवाड़ों का एकीकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसलिए प्रांतीय से याद कर सकते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अभी जो है यहाँ अल्पसंख्यकों की उप समिति के बारे में दिया गया था, तो वह जो HC मुखर्जी थे। यहाँ उप समिति की बात नहीं की गई, यहाँ अल्पसंख्यकों की बात की गई। इसमें 4 चीजें, मौलिक अधिकार पहला, दूसरा अल्पसंख्यक, तीसरा जनजातियों अपवर्जित क्षेत्रों से, 3 है से संबंधित समितियों के जो अध्यक्ष हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत कुल कुछ उप समितियों का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य शामिल है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत का संविधान लिखा गया, तो भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। तो यह जो है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, क्योंकि यह जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, तो जो कि 2 वर्ष से ज्यादा है तथा 3 वर्ष से कम है। तो भारत का संविधान 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो जो भारत का संविधान है यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, क्योंकि इस दिन जो है संविधान बन के निर्मित हो गया था, जबकि इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो जो संविधान सभा है इसके द्वारा जो भारतीय संविधान को पूछ रहा है कि कब पारित किया गया, तो यह जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया या पारित किया गया तथा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू किया गया। तो इस दिन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा पारित किया गया 26 जनवरी 1949 को।
तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो जो ब्रिटेन में सदस्य लोकतंत्र, रूस में सामाजिक क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, तो इनसे जो है इनसे कुछ चीज लिया गया जो भारतीय संविधान में उपयोगी है, जबकि औद्योगिक क्रांति से भारतीय संविधान में कुछ नहीं लिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों के विधेयक तथा पूर्व सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। तो भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो इसके आदर्श जो है फ्रांसीसी संविधान से लिखे गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है यह जो कनाडा से लिया गया। तो भारतीय संविधान में संघवाद का सिद्धांत कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो यह आर्टिकल 1 बोलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ा करिए तो है या नहीं है ये देख लिया करिए। तो यह एक लिखित संविधान है। हाँ, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान तो ये है। फिर दूसरा जो है यह अनुमेय अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य अनम्य मतलब क्या है? कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ये सही है। इसमें जो है कुछ संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान को, बट इसकी जो आत्मा है उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संसद द्वारा संशोधित होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसे अमान्य करार देगी। तो इसका ऑप्शन बी भी सही है। फिर सी, यह एकल क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। तो हाँ, यह सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्ति है, तथा शक्ति जो है संघीय है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। इसलिए केसी वीर ने इसे अर्धसंघात्मक बोला था। तो इसका ऑप्शन सी भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता नहीं। यह जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, न कि राज्यपालों द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी यही गलत है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, यही नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पूछ लिया जाता है कभी कभार। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो जो है त्रिस्तरीय सरकार, हाँ, भारत के सरकार में जो है केंद्र स्तर, राज्य स्तर तथा जो है पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय सरकार है। तो ये है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है क्योंकि भारत के संविधान द्वारा जो है 18 वर्ष से जो है अधिक आय के लड़कों को जो है वह वोट देने का अधिकार दिया गया है। बट वह पागल या दिवालिया ना हो, और सभी जो हैं कैंडिडेट जो 18 वर्ष से अधिक हैं वे जो अपना मतदान कर सकते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, ये भी है। फिर सबसे छोटा लिखित संविधान जो कि नहीं है, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यही इसका विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है, जबकि यह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? तो जो भारतीय संविधान है यह जो है कितने शब्दों से बना हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान जो है 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में 22 भाग
395 अनुच्छेद हैं तथा 8 अनुसूचियां वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान का जो 22 से 3 भाग और बढ़ गया तो यह 25 भाग हो गया तथा अनुच्छेद जो है मूल रूप से 395 है, लेकिन सब सेक्शन या सब अनुच्छेद सब आर्टिकल मिला करके जो 468 हो गया तथा अनुसूचियां 4 बढ़ गई अतः 8 से अनुसूचियां 12 हो गई। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। तो यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा जो है 8 अनुसूचियां थी। बट वर्तमान में जो है अनुच्छेद मूल रूप से तो 395 ही है, अनुच्छेद मूल रूप से 395 ही है, बट यह भाग जो है 3 बढ़ गया, मतलब 22 भाग से जो है 25 भाग हो गया है, 22 भाग से 25 भाग हो गया तथा जो अनुसूचियां हैं यह भी जो है 4 बढ़ गई हैं, तो अब जो अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह जो आर्टिकल 49 है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। अनुच्छेद 48 जो है यह कृषि एवं पशुपालन का संगठन करता है तथा अनुच्छेद 48A यह जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है तथा आर्टिकल जो 50 है यह भी जो है नीति निर्देशक तत्व, यह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है उसका पृथक्करण से संबंधित है। तो दोस्तों जो 48A है यह पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है तथा आर्टिकल 48 यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए वह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यह जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो जो भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसका ऑप्शन बी सही है। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो यह जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए? तो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन्हों जो है दिए गए विकल्पों में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श है जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल होता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। संविधान के निर्देशक तत्व न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसका मतलब है कि भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह राज्य की क्षमता के आधार पर है। अगर वह चाहे तो नीति निर्देशक लागू कर सकता है, अगर वह नहीं चाहे तो वह नहीं कर सकता है। आप जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जबकि दोस्तों जो फंडामेंटल राइट होता है, मूल अधिकार होता है, अगर वह भारत सरकार लागू नहीं करेगी तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह
जो है नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार में अंतर होता है। फिर जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 40 है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगी, उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो वह जो आर्टिकल 14 है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, समता या समानता से संबंधित है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 का जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसमें जो मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकार को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को किससे लिया गया? तो यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो पूछ रहा है कि किस स्रोत से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया? तो यह जो है यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदर्शित करता है? तो जो अनुच्छेद 14 है यह विधि के समक्ष समता को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है यह जो मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय जैसे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। जो मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय इसे लागू करता है, तथा अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान दी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत लागू करता है? तो वह जो आर्टिकल 32 तथा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है यह जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसके द्वारा वह जो मौलिक अधिकार को लागू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो जो बेगारी एवं निषेध अर्थात बालाश्रम है, यह जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध आदि शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। जबकि अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो यह जो है आर्टिकल 17 है, जो कि जो है पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है। तो यही जो है संबंधित नहीं है, यह जो अनटचेबिलिटी से है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बेगारी का निषेध अर्थात बलात्सम, वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, तस्करी का निषेध आदि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। जबकि अस्पृश्यता का निषेध जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो जो वह अनुच्छेद 359 के तहत। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अनुच्छेद जो 20 एवं 21 को छोड़कर जो है अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने के दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो बोल रहा है दोस्तों कि जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 359 है यह क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 359 बोलता है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह जो अनुच्छेद 359 के तहत व्यक्तियों को मिला हुआ मौलिक अधिकार निरस्त कर सकता है, किंतु 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर। वो 2 मौलिक अधिकार कौन है? जो कि आर्टिकल 20 और 21 में है, उनको छोड़कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो यह जो अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के सबसेक्शन 1 के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्राप्त प्रदान नहीं करेगा। तो जो राज्य है यह सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल का सबसेक्शन 1 है, इसके तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री प्रारंभ किया है।
तो दोस्तों इसमें जो है मिलान करना है, तो जो ए है बोला धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशेष यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 में है। तो ए का 2 होगा, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है अनुच्छेद 15 बताता है। जबकि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशेष, जो कारखाना है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशेष यह जो आर्टिकल 24 में है, तो बी का 3 होगा। तथा जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण यह आर्टिकल 22 में है, तो सी का 1 होगा। तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी यह जो है डी का 4 होगा, मतलब आर्टिकल 17 में है। तो 2 3 1 4 इसका होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 3 1 4 इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशेष अनुच्छेद 15 में, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशेष अनुच्छेद 24 में, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को रक्षा करता है? तो यह जो अनुच्छेद 21 करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, यह किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो पूछ रहा है कि यह कौन सा अनुच्छेद है। तो यह जो है अनुच्छेद जो है 23वां अनुच्छेद है। जो 23वां अनुच्छेद है यह जो है मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है यह मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशेष है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है यह जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के तहत है, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो यह जो है अनुच्छेद 29 है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 29 में है। तथा आर्टिकल 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से संबंधित स्वतंत्रता, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है? तो यह जो अनुच्छेद 29 में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए है? तो यह जो आर्टिकल 29 है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन देखना। तो पहला कथन, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है तथा हस्तांतरित है। नहीं, गलत है। मौलिक अधिकार किसी को भी दिया जा सकता है, यह उम्र पर आधिकारित नहीं है, यह जन्मजात अधिकार है। यह व्यक्ति के जन्म से पैदा होता है एवं व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही यह अधिकार खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए गलत है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये भी गलत है। प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार है वो सभी को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार हैं, तो गलत है। मौलिक अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है, ये तो सही है, लेकिन यह हस्तांतरण अधिकार नहीं है, ये अहस्तांतरण अधिकार है, मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। तो हाँ, अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को जो है आर्टिकल 20 तथा 21 को छोड़कर राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, या जो अनुच्छेद 359 के तहत, इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए विकल्पों में मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, यह सत्य कथन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या है? तो यह जो है मौलिक अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3
के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करता है। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय को। तो जो मौलिक अधिकार है इसे लागू कराने के लिए संविधान ने जो उच्चतम न्यायालय को विशेष दायित्व समझा दोस्तों, इसको जो है लागू कराने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को सौंपा। तो ऑप्शन में अगर हाई कोर्ट भी होगा तो वो भी मान्य होगा, बट यहाँ हाई कोर्ट नहीं है तो उच्चतम न्यायालय, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो यह जो है मौलिक अधिकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मौलिक अधिकार है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत जो है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो किस आर्टिकल में? तो जो आर्टिकल 21A है इसमें जो शिक्षा का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि अनुच्छेद जो 29 से 30 है इसका संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण तथा अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से। अनुच्छेद 19 का संबंध जो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों से संरक्षित है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के समूह के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहित करना है? तो यह जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वां संविधान संशोधन, तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप में उपलब्ध कराना बना दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत है। तो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के एक सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह जो है दोस्तों सरदार स्वर्ण समिति की संतुष्टि पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, तो इसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 का को जोड़कर जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी। तो पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बट जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे यह जो है 11 हो गई। इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तत्पश्चात इसको 11 कर दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बीच जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यह जो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया था। जबकि इसमें जो है इसके पहले जो मौलिक कर्तव्य थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य लाया गया था। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो यह जो है 11 दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बट 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था उसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 का है इसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित? तो
निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो यह जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर, जो कि 1976 में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने सुझाव दिया था। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों ये शब्द याद करिए, किया करिए, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में लोग फंस जाते हैं, अभी कुछ लोग रट के जाते हैं 11, जबकि यहाँ बोला कि 42वां संविधान संशोधन। तो उस समय जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में जो आया था, इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बट 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको जो है एजुकेशन का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य में दे दिया गया। तो एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो वह जो है 11 हो गया। तो यहाँ 42वां संविधान संशोधन के आधार पर पूछ रहा था, इसका ऑप्शन सी होगा, 10 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो चुनाव का वोट डालना, चुनाव में वोट डालना, यह जो राजनीतिक अधिकार है, यह राजनीतिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों को कद्र करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में 51 क के क में संविधान का पालन और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, अनुच्छेद 51 क ज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तथा अनुच्छेद 51 क झ में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना तथा हिंसा से दूर रहना आदि उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसमें से किया गया, तो जो मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख जो है संविधान का जो भाग 4A है अर्थात 4 क में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है भाग 4 क में किया गया है, जबकि भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 है यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, जबकि 4A जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, संसदीय प्रणालियां। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो भारत की संघ, यहाँ संघ है तो ये याद करिए, तो जो संघ कार्यकारिणी में जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति ये सब शामिल है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री यह राज्य की कार्यकारिणी समिति में शामिल है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यही शामिल नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो भारत के संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों द्वारा होता है। तो ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, जिसमें जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो जो इसका लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, यहाँ यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन का गठन करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित, तो जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं ये नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो भारत के संविधान के अनुसार किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला जा सकता
है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी देता है। जब संसद का सत्र होता है तो उसमें जो है राष्ट्रपति जो है अपना जो है राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह कानून के रूप में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80 के सबसेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के सब सेक्शन क के तहत राष्ट्रपति राज्य के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज के सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो यह जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति को अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी है जिसमें जो है भारत का राष्ट्रपति पहली बार अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है: पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो तथा निलंबित वीटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपना जो त्यागपत्र है यह उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। तो आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमें गलत कथन देखना है। तो गलत कथन देखना है, न कि सही कथन। इसमें 3 कथन सही होंगे तथा 1 कथन गलत होगा, तो उसको देखना। तो कथन 1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो हाँ, ये सही है। जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, कथन ए सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हाँ, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही है। जो महाभियोग प्रस्ताव या सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। तीसरा जो डी है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, कि गलत है? ये जो है गलत है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ये जो वीवी गिरी है, यह आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो वीवी गिरी ने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और कॉलेज से निष्कासित भी कर दिए गए। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो जो नीलम संजीव रेड्डी है यह भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, यह भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक था। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, या दोस्तों इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, नी से नीलम, नी से निर्विरोध। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, नी से नीलम तथा नी से निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए
थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो जो भारत का जो नीलम संजीव रेड्डी है यह निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो जो नीलम संजीव रेड्डी है यह निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इसका ऑप्शन बी सही है। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो यह जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना गया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो श्री रामनाथ कोविंद को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 60 के तहत जो अनुच्छेद 60 है उसके तहत प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो जो अनुच्छेद 66 है इसके तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो यहाँ जो है दोस्तों जो लोकसभा एवं राज्यसभा इसके सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या न हो, तो इसमें जो है केवल 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो जो लोकसभा एवं राज्यसभा है इसके दोनों सदस्य होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह ऐसा करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जो है इनके निर्वाचन में भाग लेने वाले लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पदों से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह जो है राज्यसभा के पास है। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है उनको हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। इसका ऑप्शन ये सही है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिनों पूर्व न दे दी गई हो। तो इससे पहले अभी जो जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों आप जानते हैं कि इस्तीफा दे दिए थे, तो वह जो है उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो जो इसे परिहार कहा जाता है। तो जो परिहार का अर्थ दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति चरित्र में परिवर्तन किए बिना सजा की मात्रा को कम करना, जैसे 1 वर्ष के कारावास को के दंड को घटा करके 6 माह कर देना, तो इसे परिहार कहा जाता है। यह राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे किसी को सजा 5 वर्ष की दी गई है उसको जो है 1 वर्ष की कर देना, इसे परिहार कहा जाता है। विराम का अर्थ है किन्हीं विशेष कारणों से जो है दंड को कम कर देना। तो जो विराम है यह किसी विशेष कारण से दंड को कम कर देना है, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंडादेश के साधारण कारावास में बदल देना। तो इसमें जो दोस्तों जो समय बदला जा रहा है यह जो है सिर्फ समय बदला जा रहा है, जबकि जो दंड की परिस्थिति है उसको नहीं बदला जा सकता। जैसे किसी को सश्रम कारावास दिया गया है जो परिहार में, तो उसे सश्रम मतलब गिट्टी ही फोड़ना पड़ेगा, ईटा ही ढोना पड़ेगा या टेबल ही बनाना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट उसका जो ड्यूरेशन है वह जो चेंज हो जाता है, इसे परिहार कहा जाता है। इसमें जो है सजा की कैरेक्टर ही बदल दिया जाता है, जैसे गर्भवती को मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदल देना। बच्चे के जन्म तक के लिए तो क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। क्षमादान केवल दंड को समाप्त ही नहीं अपितु दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है कि उसने अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह निर्दोष हो जाता है। तो यह जो है क्षमादान है उसमें व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति है मृत्यु दंड के मामले में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी
अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उनका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण किया। उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वह अनुच्छेद 356 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो वह जो वेंकैया नायडू थे। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो यह जो है जो भारत का राष्ट्रपति है या संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है। दल बदल कानून संबंधी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में यदि सदस्य लोकसभा से संबंधित है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति द्वारा लाया जाता है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई? तो यह जो 1993 में की गई, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 118 का सब सेक्शन 1 है, इसके अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत समितियां अधिनियमित होती हैं। 8 अप्रैल 1993 को विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही और मजबूत किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? यह जो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। तो जो संसदीय प्रणाली कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर संचालित होती है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री प्रभावी शक्ति के संरक्षक होते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यह जो 131 सीटें हैं। तो वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित थी, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या जो है 131 हो गई। तो यहाँ SC और ST दोनों को मिलाकर कहा गया। तो जो SC की सीटें थी वह जो 84 थी तथा जो ST की सीटें हैं वह 47 है, तो दोनों को मिलाकर के 131 है। जबकि वर्ष 2008 के परिसीमन से पहले संसद में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST की क्रमशः सीटें जो है 79 तथा 41 सीटें आरक्षित थी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो इसकी जो प्रथम लोकसभा है यह 13 मई 1952 को आयोजित की गई। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक जो 13 मई 1952 को आयोजित की गई, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा जो है 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही है? तो वह जो व्यवस्था का प्रश्न है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो संसदीय प्रक्रिया के दौरान यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो वह जो व्यवस्था का प्रश्न अर्थात पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। पीठासीन अधिकारी यह निर्णय लेता है कि सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इसमें से हमें देखना है कि संसद का कौन सा कार्य नहीं है और कौन सा कार्य है। तो इसमें जो नहीं होगा उसी को देखना है कि संसद का कौन सा कार्य नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य, धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो हाँ, ये कार्य है संसद का। संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो हाँ, ये भी सही है, ये ऐसा कार्य करती है। सी, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। तो ये भी सही है। डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्र
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों के परिषद जिम्मेदार है, तो ये गलत है। इनको हटाने के लिए जो है संसद जिम्मेदार है, वह जो है महाभियोग ला सकती है, तो इसका ऑप्शन डी यही गलत है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो संसद की न्यायिक शक्तियां निम्नलिखित में से हैं। तो जो संसद की न्यायिक शक्तियां, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त करना, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय जो कि मुख्य न्यायाधीश के हों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिशें करना, अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो यह जो है 1 माह है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि जो है 1 माह की होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए? तो वह जो 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है किसमें पेश किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है? तो यह जो लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के पास है। तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई मत बराबर होने के पर स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 के सबसेक्शन 1 के अनुसार दिया गया है। प्रत्येक सदन की बैठक में संयुक्त बैठक प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर मत होने की दशा में उसका मत जो है निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो यह जो है 550 है। तो प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है जो अधिकतम ताकत यह 552 हो सकती थी। इसमें अधिकतम 530 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते थे तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदायों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता था। बट जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया, जो आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्य हैं इनको हटा दिया गया, तो अभी जो है 550 होंगे। तो अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो 550 हो सकती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो यह जो है 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में आया था, इसमें जो है एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य नामित होते थे तो उसके नामांकन को जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को किस विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है? तो यह जो धन, तो जो विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यह जो 543। तो जो वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है, यह संख्या 1971 से चली आ रही है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में आया था उसके तहत अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 173 के सब आर्टिकल 3 में संशोधन कर इसे जो है 2026 तक परिवर्तित कर दिया गया, मतलब इसे 1971 से 2026 तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो 5 वर्षों का होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के सब सेक्शन 2 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा निम्न सदन होता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा को जो है बूढ़ों का या ओल्ड मैन का सदस्य बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो पूछ रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति, इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के सब सेक्शन 2 के तहत सदनों या किसी सदन के सत्रावसान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वे जो जीवी मावलंकर थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो 15 अगस्त 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे थे। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत सैनम अयंगर जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे एम अनंत सैनम अयंगर थे, जो 30 मई 1952 से लेकर के 7 मार्च 1956 तक पदासीन थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वह जो है गणेश मावलंकर थे। इसका ऑप्शन बी सही, यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो जो डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। 22 जनवरी 1980 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक, मतलब 9 वर्ष तक यह लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इनकी अध्यक्षता थी। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक लोकसभा के अध्यक्षता जो है श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है कि जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए गलत है, कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा करने के लिए उठाया जाए, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी एम सी होगा, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य अंतराल हो तथा कोई विशेष प्रश्न पूछने के लिए उठाया जाए। तो क्वेश्चन गलत है, इसमें बी और सी दो ऑप्शन सही है। तो शून्यकाल अर्थात 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 1 घंटा हो सकती है। यह सामान्यतः 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यह स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक किए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह जो है 12 बजे से 1 बजे तक है। तो दोस्तों जो शून्यकाल है वह जो दोनों सदनों में भिन्न भिन्न है। राज्यसभा में जो शून्यकाल का कार्यकाल है वह जो 11 बजे से 12 बजे तक है, तथा लोकसभा में जो शून्यकाल का जो टाइम है वह जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में है। तो सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो जो सांसद निधि है इसकी वर्तमान राशि जो 5 करोड़ रुपए है। तो भारतीय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई। वर्ष 1993 में सांसद निधि की राशि जो 5 लाख रुपए थी। वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक यह राशि 1 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1998-99 से 2011-12 तक यह 2 करोड़ रुपए थे, तथा 1 अप्रैल 2011 को सांसद निधि की राशि बढ़ाकर के 5 करोड़ रुपए कर दी गई। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो यह जो अनुच्छेद 249 में, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों को होते हुए यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य के सूची को प्रगटित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाए,